In this video, we will study about the semi-conservative nature of the DNA. Means semi-conservative, that is the term used for the DNA that have one parental strand and one newly formed strand in the nucleus. So let me start with the help of diagram as well as its a discovery given by few scientists related to the DNA as well as to the chromosome. So first of all, we are taking here the study, or you can say the experiment to show that the DNA is semi-conservative in nature. First of all, DNA is semi-conservative. To show this semi-conservative nature of the DNA, two scientists, one is Matthew Michelson and Franklin Thorne, they conducted their experiment to show the DNA is semi-conservative in 1958, and they experimented on E. coli. Means E. coli bacteria is used by these two scientists to prove the DNA is semi-conservative in nature. First of all, what observations made by them and what type of the culture medium is used by these two scientists. So first of all, क्या किया इन्होंने, देखें कि जो E. coli बैक्टीरिया है, उस E. coli बैक्टीरिया को grew them in NH4Cl. Here this NH4Cl is a heavy isotope that is used in culture medium. Means क्या किया गया कि इन दोनों साइंटिस्ट ने ई कोलाई बैक्टीरिया को सबसे पहले किसमें ग्रो किया, NH4Cl, that is the ammonium chloride, and here generally the nitrogen present in the cell is normal. We can say it N14 nitrogen is present in our body in DNA, and the things which are formed by the components of these nitrogen. But here they use N15. N15 is a heavy isotope. One thing is to remember here that this is the heavy isotope, not a radioactive isotope. And why this heavy isotope is used in this experiment? To differentiate or to separate the two types of DNA. One naturally present in their body containing the N14 substances as well as the N15 that is provided in the culture medium. तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए इस हैवी आइसोटोप को यूज किया गया. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया को N15 मीडियम में ग्रो किया सेवरल जनरेशन के लिए, फॉर सेवरल जनरेशन, और उनके पास एक रिजल्ट क्या निकल कर आया, उस रिजल्ट को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि जब ई कोलाई, जैसे मान लीजिए ये हम कल्चर मीडियम यहाँ ले रहे हैं, इस कल्चर मीडियम के अंदर जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है दैट इज N15. क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ जनरेशन्स के लिए N15 नाइट्रोजन में उसे ग्रो किया था. तो यहाँ पर उसके पास क्या होगा कि उसका जो कंप्लीट डीएनए है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, N15 नाइट्रोजन. तो यहाँ हम N15 को ब्लू कलर से शो कर रहे हैं. तो यहाँ पर उसका जो डीएनए है उसके अंदर N15 नाइट्रोजन प्रेजेंट है. उसके बाद उसने इसे कुछ जनरेशन के लिए यहाँ रखा और देखा कि उसके कुछ स्ट्रैंड्स में कंप्लीट N15 का कंपोनेंट प्रेजेंट है. आफ्टर दैट फिर क्या किया इन्होंने, दिस ई कोलाई रेप्लिकेट्स इन 20 मिनट्स. मीन्स रिप्रोडक्शन 20 मिनट्स में होता है. तो जैसे ही इन्होंने इसकी फर्स्ट जनरेशन का रिजल्ट फाइंड आउट किया, तो फर्स्ट जनरेशन में उनके पास ऐसे का ऐसा मीडियम प्रेजेंट था, लेकिन जब उन्होंने उसे शिफ्ट किया और शिफ्ट करके उन्होंने क्या किया, इसे दिस वन इज N14 मीडियम. तो यहाँ पर उसने N14 दैट इज द नॉर्मल नाइट्रोजन को यहाँ पर ऐड कर दिया. तो यहाँ पर उसने नॉर्मल नाइट्रोजन को ऐड किया
सेम जो बैक्टीरिया है वो इस कल्चर के अंदर रखा गया, लेकिन जब हम उसका रिजल्ट देखते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि डीएनए क्या करता है, हमेशा जब रेप्लिकेशन करेगा तो एक स्ट्रैंड उसका पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और दूसरा स्ट्रैंड उसका न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड है ये पेरेंटल स्ट्रैंड है जो हमने ब्लू कलर से शो किए, दैट कंसिस्ट ऑफ द N15 नाइट्रोजन। बट अब वो किस में प्लेस किए गए हैं, N14 नाइट्रोजन में। तो अब जो न्यू सिंथेसिस होगा वो न्यू सिंथेसिस के लिए जो नाइट्रोजन है वो कहां से यूज करेंगे, N14 मीडियम से। तो जब हम रेप्लिकेशन शो करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि दो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, क्लियर। और दोनों स्ट्रैंड जब सेपरेट होते हैं तो उसमें न्यू सिंथेसिस होगा, और न्यू सिंथेसिस जब होता है तो हमेशा वो कल्चर मीडियम से नाइट्रोजन को यूज करेगा। तो हमारे पास यहाँ क्या दिख रहा है, हाइब्रिड नेचर। हाइब्रिड नेचर मीन्स जो ब्लू स्ट्रैंड है that showing the N15 nitrogen, this one is also N15 nitrogen, but this red color showing the normal nitrogen that is provided by the culture medium। तो हमें यहाँ क्या रिजल्ट मिला, यानी कि साइंटिस्ट को क्या रिजल्ट मिला कि यहाँ पर जो नेचर है डीएनए का वो कैसा है, हाइब्रिड नेचर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए मिला। और हाइब्रिड डीएनए जो मिला है वो इक्वल रेशियो में है। इक्वल रेशियो मीन्स ऑल आर हाइब्रिड, सभी जो डीएनए मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे हाइब्रिड नेचर के हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि सिंपल N15 नाइट्रोजन कन्वर्ट होकर मीन्स उसके रेप्लिकेशन के बाद जब उसका मीडियम चेंज किया तो उसने हाइब्रिड नेचर का डीएनए प्रोड्यूस किया है। उस हाइब्रिड नेचर में वन स्ट्रैंड having the heavy isotope and one strand having the normal nitrogen। Then इस चीज को सेपरेट करने के लिए, इस चीज का रिजल्ट शो करने के लिए उन्होंने, दोनों साइंटिस्ट ने एक मीडियम यूज किया था, दैट इज सीजियम क्लोराइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। सीजियम क्लोराइड इज द डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट, and this density gradient is used at the time of सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। और ये सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या कि जो डीएनए है, जैसे ये कल्चर मीडियम है, इस कल्चर मीडियम को सीजियम क्लोराइड में डाला एंड एगिटेशन विल स्टार्ट। एगिटेशन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा कि ये जो डीएनएज हैं ये इस सीजियम क्लोराइड में एक सेपरेशन शो करेंगे। तो वो सेपरेशन किस बेसिस पर होगा, जो हैवी आइसोटोप होगा वो बॉटम पर शिफ्ट कर जाएगा और जो लाइट आइसोटोप या हम ये कहें कि नॉर्मल नाइट्रोजन है वो हमेशा ऊपर सुपरनेटेंट की फॉर्म में ऊपर फ्लोट करेगी। तो यहाँ पर सीजियम क्लोराइड को डेंसिटी ग्रेडियंट की तरह यूज किया गया। जब हमने इन दोनों में सीजियम क्लोराइड को अप्लाई किया तो हमारे पास देखिए क्या रिजल्ट बना। सपोज दिस इज द टेस्ट ट्यूब और इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ हम ये एगिटेशन लगा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन जो इसको मैकेनिकली चर्न करेगा। तो उसमें क्या रिजल्ट मिलेगा, एट प्रेजेंट यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे कैसे आइसोटोप्स हैं, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर पूरा हैवी मॉलिक्यूल है। तो वो हैवी मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ बेस पर सेटल डाउन हो जाएगा। दिस इज द N15 मटेरियल, N15 नाइट्रोजन इज देयर। लेकिन जब हमने इसमें सीजियम क्लोराइड को शिफ्ट किया तो व्हाट विल बी द रिजल्ट फाउंडेड हियर। दिस इज द टेस्ट ट्यूब फॉर द एगिटेशन मैकेनिज्म, दिस इज द एगिटेशन। और इस एगिटेशन में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ हमारे पास हाइब्रिड नेचर का मॉलिक्यूल है। तो हाइब्रिड की अगर बात करें तो उसके अंदर नॉर्मल और हैवी दोनों आइसोटोप्स मिक्स हैं। तो उसका जो रिजल्ट है वो इस हैवी आइसोटोप के कंपैरेटिवली थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो हम उसको यहाँ पर शो कर सकते हैं सेंट्रल पॉइंट पर कि दिस इज फॉर द हैवी आइसोटोप एंड एडजेसेंट टू इट, बिकॉज क्योंकि ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर को शो कर रहा है, दिस इज फॉर द नॉर्मल नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हमें बैंड दिख रहे हैं और दोनों के दोनों मीडियोकर हैं। मीडियोकर क्यों है, क्योंकि ये दोनों हाइब्रिड नेचर को शो करते हैं। तो यहाँ पर एक N14 और एक N15 का नाइट्रोजिनस बेस या हम कहें डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट को फर्दर एक नेक्स्ट मोड में शिफ्ट किया गया। कल्चर मीडियम अब रिमेन N14 ही रहेगा, लेकिन जब ये आफ्टर 20 मिनट्स
फर्दर रेप्लिकेट करेगा। और अगर यहां से देखें तो 20, यहां पर इसकी फर्स्ट जनरेशन हो गई। उसके बाद टोटल अगर लेकर चलेंगे तो ये कितने पूरे करेगा, 40 मिनट्स। और उस 40 मिनट्स में ये रिजल्ट क्या बनाएगा, 40 मिनट्स में जो इसके पास रिजल्ट बनकर आएगा उसके अंदर हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो कल्चर यूज किया है, दैट कल्चर इज कंटेनिंग द N14 मीन्स अब यहाँ पर नॉर्मल नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और इस नॉर्मल नाइट्रोजन में अगर हम ये दोनों स्ट्रैंड्स यहाँ रखते हैं और जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो दोनों स्ट्रैंड्स अनवाइंड होंगे और अनवाइंड होकर रिजल्ट क्या मिलेगा हमारे पास, वन स्ट्रैंड इज फ्रॉम दिस ब्लू, वन स्ट्रैंड फ्रॉम दिस अगेन ब्लू, एंड when this red strand separates from here, then this one is the red strand from here and this one is the red from here. टोटल 4 strands ओपन होंगे। अब जो रेप्लिकेशन मोड होगा चारों डीएनए के ऊपर, वो कहां से नाइट्रोजन यूज करेगा, कल्चर मीडियम से। और इस कल्चर मीडियम में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो नॉर्मल नाइट्रोजन है। तो इट मीन्स सभी स्ट्रैंड्स क्या करेंगे, अपने पैरेलल एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्लेस कर लेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जब बनेगा तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, दिस वाज द रिजल्ट मीन्स देयर इज 2 DNAs are hybrid in nature. We can say that here N14, N15, N15 and N14, N14 because there is the 2 different DNAs. Clear? And these 2 red, both of them showing only the N14 nature. तो यहाँ ये प्रूफ हो गया कि जो डीएनए है उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट का चल रहा है और दूसरा स्ट्रैंड वो न्यूली सिंथेसाइज करता है। तो इस तरीके से उसके अंदर एक हाइब्रिड नेचर नजर आया। अब जब इस सेगमेंट का सेंट्रीफ्यूगेशन किया NH4Cl के अंदर, सॉरी सीजियम क्लोराइड में, तो रिजल्ट देखिए क्या आता है। दिस इज द एगिटेटर जो सेंट्रीफ्यूगेशन करेगा। अब हमारे पास यहाँ पर हाइब्रिड और नॉर्मल नाइट्रोजन 2 प्रेजेंट है। तो जो नॉर्मल नाइट्रोजन है दैट वाज शिफ्टेड एट द टॉप, ये टॉप पर शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा है, ये लाइट नेचर का है, नॉर्मल नाइट्रोजन है, तो वो टॉप की तरफ शिफ्ट कर गई। और बाकी के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, हाइब्रिड नेचर के हैं। तो हाइब्रिड जो नेचर था वो हमेशा सेंट्रल पोजिशन पर रहेगा। तो दिस वाज इज द सेंट्रल पोजिशन हियर, दिस इज द सेंट्रल पोजिशन, एंड विद दिस central position both red and blue bands we are showing here to show the hybrid nature, that is the N14, this one is the normal N14 and N15 also here. So this is the centrifugation. Then after that we can say that what will be the result of the generation if we take this again after 20 minutes. अगर हम इसको फर्दर 20 मिनट्स के बाद इसका रेप्लिका जनरेट कराएं तो रिजल्ट क्या निकलेगा, उस रिजल्ट के अंदर क्या होगा, देखिए ये जो N15, N14 है इसके अंदर N15 का एक और N14 का एक और लास्ट वाला जो है उसमें भी N15 का एक स्ट्रैंड होगा। तो इन दोनों के साथ जो ब्लू स्ट्रैंड्स हैं उनके साथ तो एक एक N14 आ जाएंगे। इट मीन्स N14 इज हियर। तो ये तो बन गया हाइब्रिड नेचर। अब इसका जो स्ट्रैंड है वो रेड है तो N14 का एक मॉलिक्यूल यहां बनेगा, इसमें ये 2 हैं तो N14 के 2 स्ट्रैंड, अगेन इसमें भी N14 के 2 स्ट्रैंड और यहाँ ब्लू के साथ एक और रेड स्ट्रैंड है तो वो N14 का स्ट्रैंड बनाएगा। तो टोटल रिजल्ट कितना निकलता है हमारे पास, दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 7 and there will be the 8 molecule will। रिजल्ट क्या रहेगा कि यहाँ पर टोटल हमारे पास यहाँ 4 डीएनए स्ट्रैंड है। तो जब हम रेप्लिकेशन करेंगे तो सभी अपनी अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे तो 4 into 2 मतलब 8 कॉपीज बनेगी और वो 8 कॉपीज का रिजल्ट हमारे पास यहाँ दिखाई देगा, जिसमें 1 मॉलिक्यूल, ये जो सबसे ऊपर लिखा है ये हाइब्रिड नेचर का है,
सबसे नीचे लिखा हुआ है वो भी हाइब्रिड नेचर का है, लेकिन बाकी के जो स्ट्रैंड्स बनेंगे, क्योंकि कल्चर मीडियम एज इट इज N14 है, तो सभी स्ट्रैंड्स जो होंगे वो नॉर्मल N14 के होंगे। तो यहाँ पर टोटल जो हाइब्रिड होंगे इज टू नॉर्मल N14 होगा। तो हाइब्रिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो है हमारे पास 2 और जो नॉर्मल है वो है 6। और अगर हम इनका रेशो निकालें तो वो रेशो क्या आता है, 1:3 रेशो आता है। तो इसमें क्या रिजल्ट शो कर रहा है ये कि जो न्यू सिंथेसिस है वो नंबर इंक्रीज कर रहा है, और जो सेमी कंजर्वेशन का यानी कि हमने जो पुराना मीडियम यूज किया था N15 वो अपना नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो इसके साथ साथ जैसे जैसे अमाउंट इंक्रीज हो रहा है और एक तरफ अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो ये कह सकते हैं हम इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ, वी कैन से, यहां हम क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल डीएनए इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए एंड डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ हैवी डीएनए। हैवी डीएनए का अमाउंट हमारे पास घटता जा रहा है, क्योंकि रेशियो क्या निकल कर आया है, 1 निकल कर आया है, और नॉर्मल का कितना आया है, 3 निकल कर आ रहा है। तो इन दोनों से ये कब पॉसिबल है, दैट इज पॉसिबल ड्यू टू द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम किस तरीके से सेमी कंजर्वेटिव नेचर को शो। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बाद, दैट इज द क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। और यहाँ भी हम देखेंगे कि क्रोमोसोम रेप्लिकेशन भी सेमी कंजर्वेटिव नेचर को शो करता है। सो नेक्स्ट इज द क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन is semi conservative। अब ये जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है क्रोमोसोम रेप्लिकेशन का, ये नए साइंटिस्ट ने प्रपोज किया और उसका नाम था टेलर एट अल इन 1957। टेलर ने क्रोमोसोम्स की जो स्टडी की रेप्लिकेशन या कंजर्वेटिव नेचर को शो करने के लिए, दैट वाज परफॉर्म्ड ऑन द विशिया फापा। दैट इज द botanical name of the plant Vicia faba. Commonly they are known as faba beans। इसके ऊपर उसने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी स्टडी स्टार्ट की, और यहां भी उसने 2 अलग अलग मीडियम्स को यूज किया। फर्स्ट ट्राइटेटेड थाइमिडिन, that is H3, we can say this is the radioactive isotope and one containing the normal। अब यहां उसने क्या किया, देखिए, फाबा बीन्स की जो रूट्स थी, फाबा बीन रूट्स सप्लाइड विद रेडियोएक्टिव मीडियम का जो ट्राइटेटेड थाइमिडिन था वो फाबा बीन्स की रूट को सप्लाई किया गया। तो जब उसे वो सप्लाई किया जा रहा था तो उसके जो क्रोमोसोम्स थे दे गेट लेबल्ड इन द सेंस वी आर यूजिंग हियर द टर्म लेबल्ड मीन्स गेटिंग द रेडियोएक्टिव मटेरियल। उसके पास रेडियोएक्टिव मटेरियल आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ हम क्रोमोसोम ड्रॉ करें तो कंप्लीट क्रोमोसोम जिसमें 2 क्रोमेटिड्स यहाँ हम शो कर रहे हैं, दिस इज अबाउट द रेडियोएक्टिव मटेरियल। तो यहाँ जो है ये लेबल्ड स्ट्रैंड्स हैं, दोनों के दोनों लेबल्ड है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस रेडियोएक्टिव मटेरियल इन इट। उसके बाद जब एक बार ये कंप्लीट रेडियोएक्टिव क्रोमोसोम बन गया, दोनों क्रोमेटिड ने रेडियोएक्टिव नेचर को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद कल्चर मीडियम को रिप्लेस कर दिया, और कल्चर मीडियम को जब रिप्लेस किया तो नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूज किया गया। तो जब इसने रेप्लिकेशन किया तो रेप्लिकेशन में अगेन सेमी कंजर्वेटिव नेचर है, तो रिजल्ट क्या दिखा कि एक क्रोमेटिड जो था, मतलब जब रेप्लिकेशन होगा
तो अगेन क्रोमोसोम विल सेपरेट, ये क्रोमेटिड ब्रेक हो जाता है ड्यूरिंग द मियोसिस। तो जैसे ये क्रोमेटिड सेपरेट हुआ, अब कल्चर जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो मीडियम रूट्स को सप्लाई किया है, वो नॉर्मल मीडियम है। तो उस नॉर्मल मीडियम से वो नॉर्मल थायमिडिन ग्रुप को अटैच करेगा और उससे रिजल्ट क्या होगा, एक क्रोमेटिड तो लेबल्ड रहेगा और दूसरा क्रोमेटिड नॉन लेबल्ड रहेगा। तो उसके अंदर हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा लेबल्ड पार्ट था, दिस वन इज द लेबल्ड पार्ट, और इस लेबल्ड पार्ट के साथ अब नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो आकर यहाँ इसके पैरेलली शिफ्ट कर गया। सेम विथ इसका जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें भी इसी तरीके से दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड अगेन इट ऑल्सो रिसीव नॉर्मल स्ट्रैंड। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग हो गए हैं। इसमें ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, लेबल्ड, दिस वन इज द लेबल्ड, और ये जो दो नए हमारे पास क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स आए हैं, दे आर अनलेबल्ड एंड दे आर नॉन रेडियो एक्टिव। अब क्या किया, फर्दर फिर से सेम मीडियम रखा, यानी कि नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम ही सप्लाई किया जा रहा है। तो रिजल्ट क्या होगा, अगेन दे विल स्प्लिट, फिर से स्प्लिट होंगे और फिर रिजल्ट क्या बनेगा, देखिए ये वाला जो रेड पार्ट है इसको हम यहाँ ये अलग से हमने शो कर दिया, इसके साथ ये वाला रेड जो है ये बन गया। और अब क्या होगा कि ब्लू वाला हमने अनलेबल्ड शो किया, तो इसके साथ भी एक जो क्रोमेटिड है वो अनलेबल्ड होगा, इसके साथ जो एक क्रोमेटिड है दैट गेट अनलेबल्ड, और जो दो न्यू बनेंगे वो दोनों न्यू कैसे होंगे, अनलेबल्ड फॉर्म होंगे। क्यों होंगे अनलेबल्ड, क्योंकि यहां से वो दोनों न्यू सेगमेंट्स तैयार होकर आएंगे। क्लियर। तो रिजल्ट क्या निकल रहा है, देखिए यहाँ पर कंप्लीट लेबल्ड था, यहाँ क्या हुआ, हाइब्रिड नेचर आ गया, दिस वन इज द हाइब्रिड। और जैसे ही उसे नेक्स्ट जनरेशन में लेकर गए, तो नेक्स्ट जनरेशन में रिजल्ट क्या निकलता है हमारे पास, 50% और 50%। मीन्स जब हम रेडियो एक्टिव लेबल्ड स्ट्रैंड्स को देखते हैं, लेबल्ड क्रोमेटिड्स को देखते हैं, तो ये दोनों दो हैं, 50%, और जो नॉन लेबल्ड अनलेबल्ड है वो भी 50%। तो यहाँ 50-50% का रेशियो आता है। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकल रहा है कि धीरे धीरे जब हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, तो सेम एज इन द डीएनए कंजर्वेशन, सेमी कंजर्वेशन नेचर, यहाँ क्या होगा कि इसमें जो अनलेबल्ड स्ट्रैंड्स हैं उनका नंबर इंक्रीज होगा, और जो रेडियो एक्टिव है उनका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, उनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट शोज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द अनलेबल्ड क्रोमेटिड्स एंड decrease in the number of labeled chromatid shows the chromosome replication is also semi conservative in nature। तो इस तरीके से semi conservative nature को टेलर एट ऑल सभी जो उसके ग्रुप के जो साइंटिस्ट थे उनने मिलकर इसे प्रूव किया। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन से दैट द क्रोमोसोम as well as the DNA both are semi conservative in nature।